आप हमेशा बैड गाइज ही क्यों प्ले करते हैं? बैड गाइज मेक गुड स्टोरीज। आपके बच्चे आपकी फिल्में देखते हैं? सेंसर बोर्ड ने कुछ कट्स मारे हैं, आपके कैरेक्टर को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रही है। फिल्म है, फिल्म की तरह देखना चाहिए। लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपको सही रोल नहीं मिला। आप बिहार के हैं, मुंबई आए, सपना देखा एक्टर बनने का। आज आप एक सेलिब्रेटेड एक्टर हैं, तो उसके पीछे की कहानी बताइए कि ये एक्टिंग का कीड़ा कब काटा आपको? समझ में नहीं आया कि कब काटा। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं यूपीएससी कंप्लीट करूं और आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनूं। तो मुझे लगा कि अगर मैं इतनी मेहनत करके आईएएस आईपीएस बन भी जाऊं तो कैमरे में हाँ सिर्फ आपका क्लोजअप कैप्चर हो रहा है, तो कई बार एक्टर्स नीचे ढंग के कपड़े भी नहीं पहने। आज के टाइम पे एक नया लड़का, एक नया युवक जब एक्टर बनना चाहता है, तो क्या उसको थिएटर करना चाहिए? जब मैं स्टेज पे आया तो मुझे स्टेज पे खड़ा होना भी नहीं आता था, क्योंकि टैलेंटेड लोगों की कमी जब नहीं है तो अभी टैलेंटेड लोग क्यों नहीं आ पा रहे इंडस्ट्री में, कोई मुझे बताए। अभी हर दूसरी फिल्म हमको रीमेक करने की क्यों जरूरत पड़ रही है साउथ की? क्या यहाँ दिमाग क्या घास चरने चला गया? राम गोपाल वर्मा एक ऐसे डायरेक्टर थे जो एक्टर्स के लिए वरदान थे। आपको किसी एक्टर को देख के लगता है कि यार ये लंबी रेस का घोड़ा है? रणबीर कपूर मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज मुझे लगता है कि वो एक कंप्लीट हीरो है। सलमान खान से मैं लेना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में इतने सालों तक कैसे रूल किया भाई। हे गाइस, वेलकम टू मेरे पास सिनेमा है। मेरा नाम मृदुल शर्मा और आज मेरे गेस्ट एक ऐसे कलाकार हैं, एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी लाइफ में एक से एक ग्रे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। पर रियल लाइफ में वो कैसे हैं, चलिए जानते हैं। वेलकम टू आवर शो मिस्टर अभिमन्यु सिंह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं आप? कैसा बहुत लग अच्छे, रहा है? बहुत आजकल अच्छा क्या लग चल रहा रहा है सर? है। आजकल तो एमपुरान की पब्लिसिटी हो रही थी और अभी उसके रिएक्शंस मिल रहे हैं ऑडियंस से और काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है मीडिया से, क्रिटिक से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी, पहली बार आपने आपने इतनी सारी लैंग्वेजेस में काम किया है, पर मेरे हिसाब से ये आपकी पहली मलयालम फिल्म है। तो करेक्ट। सर आपको ऐसा क्या डिफरेंस लगा मलयालम इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज? कुछ खास फर्क तो नहीं लगा, बिकॉज सिनेमा एट द एंड ऑफ द डे सिनेमा ही है, और जितने लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, बीट साउथ और नॉर्थ, उनकी मेंटालिटी भी एक तरह की होती है। पैशनेट लोग होते हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश में होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं बेसिकली। तो जहाँ तक मलयालम सिनेमा की बात है, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री तो उनकी छोटी है, लेकिन वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं। और जो मुझे वहाँ पे देख के अच्छा लगा, वहाँ की मेकअप टीम, वहाँ का आर्ट डायरेक्शन, ये लोग अपने काम को एकदम एक धर्म की तरह लेते हैं, पूजा करते हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं वो लोग। तो सर मेरा अगला सवाल है कि आप हमेशा बैड गाइज ही क्यों प्ले करते बैड गाइज मेक गुड स्टोरीज, हैं? isn't it? यस यस। Well, to start with, I like to play a baddie because sometimes I feel that bad characters have negative characters have lot more shades than the positive ones. जी जी। But frankly speaking, as an actor, it doesn't matter to me if I play a baddie or a main protagonist or a comical character for that matter, because at the end of the day, the only thing that matters most to me is to leave an impact, जी। leave the right kind of impact in the mind of people. That's it. तो वो जब मैं कर लेता हूँ, मुझे एज एन एक्टर लगता है मेरा काम सही हो गया। पर सर आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मोस्टली ग्रे शेड कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो गुलाल की रंसा की बात करें, चाहे मेरा फेवरेट रक्त चरित्र का बुक का रेडी जो आपने कैरेक्टर प्ले किया था, बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं ये। तो सर रियलिटी में और आपका जो ऑन स्क्रीन आपकी पर्सनैलिटी है, वो कितना डिफरेंस है दोनों में? बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज आप एक किरदार कर रहे होते हैं तो आप उस किरदार में ढलते हैं, आप उस किरदार से बहुत दूर होते हैं। आप एज अ इन रियलिटी आप बिल्कुल अलग हो सकते हैं, लेकिन पर्दे पे मतलब बहुत कम चांसेस है कि हर बार आपको आपके जैसा ही रोल मिले, या आपकी जो पर्सनालिटी आपको उससे मिलता जुलता किरदार मिले। जी तो ऑफ कई कोर्स। बार बहुत ही अलग तरह के किरदार आपको करने को मिलते हैं और आपको करना पड़ता है एज एन एक्टर। एक्टिंग की ट्रेनिंग वही तो होती है। जी जी सर बिल्कुल। बात करते हैं सर गुलाल की। मुझे लगता है आपका वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स है, आज भी उसके मीम सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका
वन ऑफ द अर्ली रोल्स है जो आपका इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है, तो उसकी कास्टिंग आपकी कैसी हुई, कैसे आपको रोल पिच किया, या स्क्रिप्ट आपको कब सुनाई गई, आपका क्या रिएक्शन था, इस बारे में जानते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग घटना है ये, हम्म, बिकॉज मेरी पहली फिल्म अक्स थी। जी। अक्स फिल्म फ्लॉप हो गई। हम्म, उसके बाद मैं सर्वाइव करने के लिए सीरियल्स और फिल्मों में कुछ छोटे रोल्स भी करते रहा, जैसे लक्ष्य भी किया मैंने फरहान जी अख्तर के साथ। ढोल में जी एक किरदार था मेरा छोटा जी, सा, बहुत छोटा। प्रियदर्शन जी की फिल्म थी वो, और एंड ऑफ कोर्स जन्नत में भट्ट साहब के साथ। बट कमिंग बैक टू गुलाल, ये सब फिल्म अक्स फ्लॉप होने के बाद जब मैं सीरियल्स और ये फिल्में कर रहा था सर्वाइवल के लिए, तो मैंने थिएटर करना नहीं छोड़ा था। जी मेरा थिएटर ऑन था, मैं एक के बाद एक प्ले किए जा रहा था। वही मेरी लाइफ का आखिरी प्ले अभी तक का वही रहा, सरसर सरला, जिसमें जी मैं, अनुराग कश्यप और मकरंद देशपांडे खुद, जो हमारे थिएटर के गुरु हैं अंश जी। थिएटर ग्रुप के, उसका ये प्ले चल रहा था। और प्ले में रिहर्सल करते करते अनुराग भी मेरे साथ एक्टिंग कर रहे थे उस प्ले में। ओ। तो फॉर्चुनेटली, तो एक दिन रिहर्सल में ऐसा हुआ कि I don't know, I just got carried away and I lost the sense of reality, completely forgot that I was performing, or rather ओ, rehearsing, ओके। and I ended up breaking a beer bottle, empty beer bottle ओ, that was supposed to be used as a prop in the rehearsal. ओ, ओके। And when the sound came, उस कांच के टुकड़े होके चारों तरफ उड़े। बहुत सारे एक्टर्स वहां देख रहे थे, बैक स्टेज करने वाले थे। लकली किसी को ग्लास हिट नहीं हुआ। और मैक्स सर, मकरंद देशपांडे जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने जोर से वो चीखे और उन्होंने बोला कि आर यू क्रेजी, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट यू आर एक्टिंग, जस्ट वंस ही शाउटेड, एंड दैट्स इट। हम लोग फिर रिहर्सल करने लगे। रिहर्सल खत्म हुआ तो अनुराग केम टू मी, ऑल इम्प्रेस्ड बाय माय एक्ट ऑफ ब्रेकिंग द ग्लास थ्रू द रिहर्सल, एंड ही टोल्ड मी दैट आज मेरे को तेरे में मेरा रणसा दिखा। मैंने कहा हु इज रणसा? ही सेड आई एम डायरेक्टिंग अ मूवी कॉल्ड गुलाल, एंड रणसा इज द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ माय फिल्म which I want you to play for me. अनडाउटेडली सर। आज भी, जैसे मैंने बोला कि आज भी इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है वो। आपने थिएटर किया, थिएटर की बात करते हैं तो सर, मेरे कई सारे एक्टर फ्रेंड्स हैं वो थिएटर करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्टिंग ऑन स्टेज वर्सेस एक्टिंग ऑन स्क्रीन, Hmm. इनमें मेजरली क्या डिफरेंसेस होते हैं? बहुत डिफरेंसेस है, बिकॉज सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप मूवी में काम कर रहे हो या सीरियल में काम कर रहे हो या कैमरे के सामने हो, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप कट कर देते हो और वापस से रीटेक के लिए चले जाते हो। अब 20 बार, 25 बार, 40 बार, कई ऐसे एक्टर्स हैं जो 30-30, 40-40 रीटेक देते हैं और फाइनली वो अचीव करते हैं जो उनको करना है, या जो डायरेक्टर उनसे अचीव करवाना चाहता है। मगर थिएटर में सिर्फ एक ही टेक है। आपको। आप प्ले कर रहे हैं, 2 घंटे का प्ले है, बीच में ब्रेक हुआ 15 मिनट का, कई बार प्ले में ब्रेक भी नहीं होते। हम्म, तो कंटिन्यूअस आपको हर लाइन सही बोलनी है, आपका हर एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। अगर वहां पे आपने, देयर इज नो मार्जिन फॉर एनी मिस्टेक, एक अगर आपने गलती कर दी वहां पे, पूरी ऑडियंस समझ जाएगी दैट यू हैव गूफ्ड अप। तो वहां बचने का चांस नहीं है। तो इस मामले में थिएटर बहुत डेंजरस हो जाता है, बिकॉज उसमें कोई रीटेक नहीं है। आपने 1 महीने रिहर्सल की हुई होती है, बट यू नेवर नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। हो एब्सोल्युटली। सकता है कि आप 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हो, किसी प्ले के आप 500 शोज कर चुके हो, फिर भी कभी किसी दिन आपका दिमाग कहीं और है और आप सडनली, आपके दिमाग से लाइन स्लिप ऑफ हो गई, आप क्या करोगे? तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिर थिएटर में आप जब एक्टिंग कर रहे होते हो तो आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, बिकॉज ये पूरा स्टेज होता है। कैमरे में हाँ सिर्फ आपका क्लोजअप कैप्चर हो रहा है, तो कई बार एक्टर्स नीचे ढंग के कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, ऊपर शर्ट पहन के क्लोज जी दे के निकल गए, जी जी। या क्लोजअप है, या कई एक्टर्स ये भी पूछते हैं कि भाई लेंस क्या है, तो मैं कितना दिख रहा हूँ, तो बस उतना ही एक्टिंग करूंगा मैं। थिएटर में ये नहीं है। थिएटर में जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी एक लय में आती है। आपको पता नहीं आपकी बॉडी कैसे कंडक्ट हो रही है, लेकिन वो चूंकि आप परफॉर्मेंस के फ्लो में होते हो तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। जी, मेरा अगला सवाल है सर। थिएटर की हम बात कर रहे हैं तो आज के टाइम पे एक नया लड़का, एक नया युवक जब एक्टर बनना चाहता है तो क्या उसको थिएटर करना चाहिए? आप
क्या उसे सलाह देंगे कि एक्ट थिएटर की लाइफ में क्या, एज एक एक्टर की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है थिएटर का, बिकॉज व्हेन आई केम टू बॉम्बे, जी। टू टेल यू द ट्रूथ, आई केम टू बॉम्बे विद अ बिग ड्रीम, बट आई न्यू nobody, no ways to guide me towards my goal. I felt as if I was like a lone warrior or a shooter हम्म। in a battlefield trying to shoot bullseye in complete darkness. ओके। Thankfully I realized कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे एक्टिंग सीखनी पड़ेगी. लकली मैं कुछ लोगों को जानता था जिनके थ्रू जब मैं पृथ्वी थिएटर पहुंचा, वहां मकरंद देश पांडे से मिला और उनके थिएटर ग्रुप में मैं शामिल हो गया. वो भी एक बहुत किस्मत की बात थी, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स मैक्स सर के आगे पीछे करते रहते थे कि उनको कुछ मौका मिल जाए, पर थिएटर ग्रुप में भी आना अपने आप में एक बड़ी बात थी और उसमें मेन लीड मिलना अपने आप में बड़ी बात थी. जब मैं स्टेज पे आया तो मुझे स्टेज पे खड़ा होना भी नहीं आता था. तो थिएटर आपको तराशता है, थिएटर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, थिएटर आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करता है, आपके अदर एक्टिंग स्किल्स पे काम करता है, आपकी वॉइस पे काम करता है, आपकी वॉइस को थ्रो करना सिखाता है, पीछे की रो में भी बैठा हुआ आदमी आपके विस्पर को भी सुन सके. ये सब आर्ट आप थिएटर में ही तो सीख सकते हो. जी बिल्कुल। या तो फिर आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जो 2 साल 3 साल 4 साल आपको एक्टर बनाने के लिए मेहनत करता हो. सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी पर्सनल स्ट्रगल्स बहुत हुए लाइफ में, आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपको सही रोल नहीं मिला, आप बिहार के हैं, मुंबई आए, सपना देखा एक्टर बनने का, आज आप एक सेलिब्रेटेड एक्टर हैं, तो उसके पीछे की कहानी बताइए कि ये एक्टिंग का कीड़ा कब काटा आपको? समझ में नहीं आया कि कब काटा, बिकॉज मुझे याद है कि मैं सेंट स्टीफेंस दिल्ली में था, बिकॉज मैं एक अच्छा स्टूडेंट था और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं यूपीएससी कंप्लीट करूं और आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनूं. जब मैं स्टीफेंस में गया और मैं कुछ अपने सीनियर से मिला जो ऑलरेडी आईएएस आईपीएस बन चुके थे, हम्म। पर वो खुश नहीं थे, बिकॉज उनका ये कहना था कि यार मैं आईएएस आईपीएस हूं लेकिन ऑर्डर्स मुझे किसी और से लेना पड़ता है. तो मुझे लगा कि अगर मैं इतनी मेहनत करके आईएएस आईपीएस बन भी जाऊं तो मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है अपने एक्सप्रेशन का. जी। फिर मैं वहाँ पे पॉकेट मनी के लिए कुछ मॉडलिंग करता था, फिर उस सिलसिले में मैं फैशन शो करने के लिए बॉम्बे आया और उसके बाद यहाँ पे मुझे थिएटर दिखा और मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए. और एकदम से सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरी थिंकिंग में. ऐसा लगा कि किसी ने फोर्सफुली मुझे वो यूपीएससी के उससे जोन से निकाल के ये एक्टिंग के जोन में डाल दिया, जो कि एक बहुत डेंजरस बाजी थी खेलने के लिए जी और जी। रिस्की भी थी. हम्म। बट जैसा कि आप बोल रहे हैं अभी सब कुछ ऐसा ठीक लग रहा है. और स्ट्रगल की बात है तो स्ट्रगल में मैं बताऊंगा कि एक पॉइंट पे ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि क्या होगा. फिर भी मैं थिएटर में ऑन था और तब मेरी वाइफ सरगम सिंह, शी केम इनटू माय लाइफ जी जी। एंड शी वाज द पिलर ऑफ माय स्ट्रेंथ, स्टूड बाय मी लाइक अ रॉक ओके। ऑलवेज. ग्रेट सर। तो ये सब हुआ और फिर फैमिली बन गई, बच्चे हो गए, तो फिर नो लुकिंग बैक, आई हैड टू जस्ट टेक केयर ऑफ माय फैमिली एंड मूव अहेड. सर अभी आपने मेंशन किया आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे आपकी फिल्में देखते हाँ, देखते हैं. हैं? उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपकी फिल्म उनका में? फेवरेट तो गुलाल का रनसाई है. क्या बात है हाँ, सर। हाँ. काफी मतलब मेरे पापा ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं, उनको सर डर नहीं लगता क्योंकि आपका एक इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस है सर। थैंक यू, थैंक यू. तो सर आपने बात की अगर आप बिहार से थे, अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते थे, अगर आप वो करते तो सर थोड़ा स्टीरियोटिपिकल हो जाता। हाँ, हो बिहार जाए. क्योंकि बिहार से। बिहार के लोग वही करते हैं. जी सर। हाँ. सर मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आपकी L2 एम्पुरान इतनी बड़ी सक्सेस है, मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो कैरेक्टर है उसमें, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल उन्होंने दिखाया है। प्रेजेंटेशन जो आपको मिली, हेलीकॉप्टर से एंट्री होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, बहुत रेयरली हमें विलन्स की इतनी इतनी सेलिब्रेटेड प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। मोहनलाल सर के साथ आपने काम किया, पृथ्वी सर के उन्होंने ट्रेलर लॉन्च में भी पृथ्वी सर ने बोला कि अभिमन्यु सिंह के एक्टर, आपकी तारीफें बहुत की उन्होंने। तो मैं जानना चाहता हूँ, आपने पहली बार मलयालम इंडस्ट्री में काम किया, इतने बड़े लेजेंडरी मोहनलाल सर के साथ काम किया,
क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या कहना है उस बारे में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज मोहनलाल सर को मैंने दूर से देखा और मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा तब तक वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। और वो इतने हम्बल हैं, उन्होंने खुद आगे हाथ बढ़ा के बोला हेलो। अरे मैंने कहा अरे सर आई वाज जस्ट कमिंग टू यू। एंड ही वाज सो हम्बल, ही मेड मी फील सो कंफर्टेबल ऑन द सेट। आप आपको विश्वास नहीं होगा कि अच्छा इतना बड़ा एक्टर इतना ग्राउंडेड कैसे रह सकता है। बिल्कुल। और पृथ्वी पृथ्वी इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, ही इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, ही इज अ फाइन एक्टर, बट his direction is just out of the world. And he really knows how to get the best out of you because he himself is an actor, so he Yeah. really knows how to play with an actor's mind, and he does that very well. तो उसके साथ भी काम करके मज़ा आया। एक एक शॉट उसने ऐसे लगाए हैं, एक एक शॉट के पीछे उसने इतनी मेहनत की है। थैंकफुली अभी फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, लोग जा रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इतनी बड़ी रिलीज हुई है। तो ये सब देख के अच्छा लग रहा है कि आखिरकार मेहनत रंग ला रही है। सर एम्पुरान की बात कर रहे हैं तो अभी न्यूज़ में है सर, थोड़ा सा कुछ सेंसर बोर्ड ने कुछ कट्स मारे हैं आपके कैरेक्टर को लेके, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रही है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, और पहली बार रिलीज़ के बाद ऐसा हो रहा है? पहली बार, हाँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा है, सिनेमा को सिनेमा की तरह देखना चाहिए बिकॉज कई बार मैंने अलग अलग तरह के किरदार किए हैं और जो सीन होता है उसमें एक एक्टर की ड्यूटी होती है कि उसको परफॉर्म करना पड़ता है जो सीन उसे दिया जाता है। मैंने वही किया। और जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात है तो कभी कभी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, रियलाइज़ नहीं होता कि हम ये शो करने वाले तो इससे ये हो जाएगा, वो रिपरकशंस पे ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम लोग एक फ्लो में काम कर रहे होते हैं। पृथ्वी डायरेक्ट कर रहा है, हम लोग साथ में हैं। तो बाद में कुछ ऐसे मुद्दे उठे, मुझे भी पता चला, बट ऐसी कोई बात नहीं है। हमने किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश नहीं की है और ना ही उसका कोई मुद्दा बनाने लायक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुद्दा बनाना चाहिए। जस्ट फिल्म है, फिल्म की तरह देखना चाहिए और तो कुछ नहीं। पर सर जब ये स्क्रिप्ट आपको पिच हुई, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, तब आपको ज़रा भी नहीं लगा कि इसके पीछे विवाद हो सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा बिकॉज़ मुझे मेरे सीन्स दिए गए थे, मेरी मेरी लाइन्स दी गई थी, तो मैं उतना डीप में नहीं गया कि विवाद हो सकता है कि नहीं, बिकॉज़ मैं फ़ोकस्ड सीन पे ही रहा कि सीन क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है। जी। सर आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, काफ़ी रस्टिक है, अग्रेसिव है बहुत ज़्यादा। फिल्म में एक सीन है जिसमें एंड में आप हुँ, गाली भी देते हैं, हुँ, और आपकी फिल्मोग्राफी में ये थोड़ा सा एक ये फैक्टर है, तो हुँ। आपको क्या लगता है कि फिल्मों में प्रोफैनिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या टेक है आप? देखिए, देखा जाए तो ये डायरेक्टर का अपना विज़न है कि वो कितना वायलेंस दिखाना चाहता है या स्टोरी में कितना डिमांड है वायलेंस का। तो आई थिंक इट वेरीज डायरेक्टर टू डायरेक्टर, पर्सन टू पर्सन। ये पूरी तरह से डायरेक्टर का लुकआउट है और राइटर का लुकआउट है कि वो सीन को किस तरह से बनाते हैं, और फिर एक्टर का काम है कि उसको जाके उसी तरह से वो डिलीवर कर दे। सर कई बार ऐसे रोल्स एक्टर्स चूज करते हैं जिनकी आइडियोलॉजी एक्टर की पर्सनल आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती, हम्म। और क्योंकि आप एक कैरेक्टर हम्म। प्ले कर रहे होते हो, आपका क्या टेक है कि एक ऐसा कोई कैरेक्टर लिखा हो जो आपकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल ऑपोजिट हो? हम्म। ऑफ कोर्स नेगेटिव कैरेक्टर्स हम्म। प्ले करते हैं आप, तो हम्म। आपको इस चीज़ की आदत होगी, हम्म। पर आपका क्या मानना है एक एक्टर को कैसे रोल्स चूज करने चाहिए, हम्म। और आप किस तरह के रोल प्रेफर करते हैं? सबसे बड़ी तो बात है कि रोल्स ही एक्टर को चूज करता है, एक्टर्स रोल चूज नहीं करते जनरली। ये भी होता है कि कई बार जो रोल्स आपकी किस्मत बनाने वाले हैं, आपकी लाइफ बनाने वाले हैं, वो रोल खुद चल कर आप तक पहुंचते हैं। आप उनके पीछे नहीं भाग सकते। अब जो रोल्स आपके पास आते हैं, यू हैव टू बेस्ट यू हैव टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ देम एंड डू इट, दैट्स ऑल। बिकॉज एज एन एक्टर मैं जितनी वेराइटी ऑफ रोल करना चाहता हूँ, मेरा ये है कि मैं हर बार कुछ अलग करूँ जी। और अलग तरह के किरदार करूँ, नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमिकल, जो लोगों ने कभी देखा नहीं हो। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कुछ मैं डिफरेंट करूं, और अगर एक तरह के भी मैं रोल कर रहा हूं तो दोनों रोल में कुछ मैं डिफरेंस कुछ डिफरेंट ला है। सकूं।
सर आजकल ओटीटी के ज़माने में कंटेंट में प्रोफैनिटी है, वायलेंट सीन्स हैं, हम्म, कुछ सेक्स सीन्स भी हैं। हम्म, आपका क्या टेक है कि क्या इसकी ज़रूरत है? क्या क्योंकि कई बार मुझे ऐसा फ़ील होता है एज़ एन ऑडियंस हम्म, कि कई बार एक्टर्स जस्ट टू कैच द आई बॉल्स हम्म, वो ज़्यादा कर देते हैं, हम्म, हम्म, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। हम्म। आप एज़ एन एक्टर इस बारे में क्या सोचते हैं? ये भी एक एक्टर का पर्सनल चॉइस है कि वो क्या करना चाहता है और वो क्या करते हुए कंफर्टेबल है। जैसा आपने कहा वेब सीरीज पे कोई सेंसर नहीं है तो जी। बहुत कुछ हो रहा है। कई बार कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कई बार कुछ चीज़ें बहुत ही ख़राब लगती हैं। आपको लगता है जैसा आपने कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्यों दिखा रहे हो ये? तो ऐसा हो सकता है कि कई एक्टर्स अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए ऐसा करें कि वो कुछ ऐसे सीन्स करें कि लोगों की नज़र उन पे पड़े। तो ये पॉसिबल है, ऐसा हो रहा है और ऐसा लोग कर भी रहे हैं। जी सर। नेपोटिज्म के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि सर कई बार सी मैं अपना ओपिनियन बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से नेपोटिज्म खराब नहीं है हुँ, अनटिल अनलेस एक्टर्स डिजर्व करते हैं। हुँ, पर सर उस वजह से कई सारे टैलेंटेड लोग भी हैं, उनको हुँ, नेपोटिज्म की वजह से चांसेस नहीं मिलते। हुँ। आपका क्या मानना है सर इस पे? देखिए नेपोटिज़्म अब जैसे एक डॉक्टर की फैमिली में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको बचपन से रहता है मैं डॉक्टर बनूँ। कोई स्पोर्ट्समैन का है वो बनूँ। किसी एक्टर के घर पे बच्चा है तो बचपन से ही उसको थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, ये अच्छा लाइन है, मेरे फादर है, मदर है, मैं इसी लाइन में जाऊँ। जी। मगर इसमें एक बात सब लोग भूल जा रहे हैं कि नेपोटिज़्म की बात सब लोग करते हैं, मगर जो बात आपने कही कि अनलेस अंटिल कोई डिज़र्विंग नहीं है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। जी, जी। बड़े-बड़े इंडस्ट्री के लोग भी तो बैठे ही हुए हैं ना, कई सारे लोग बैठे हुए हैं। बहुत लोगों के पास काम नहीं है, तो वहाँ पे अगर नेपोटिज़्म इतना हावी है और नेपोटिज़्म से ही सब काम चल जाता, तो आज तो सारे सुपरस्टार्स बेटे बहुत सक्सेसफुल रहते। जी। तो वो तो हो नहीं रहा है, हो तो वही रहा है जो होना है, जो लिखा है। लोगों को ऑडियंस को जो चीज़ पसंद आती है, कोई एक्टर पसंद आ रहा है, कोई कहीं से भी आके वो बड़ा बन जा रहा है। तो नेपोटिज़्म इतना मदद कर सकता है आपकी कि हाँ ठीक है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, वो फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। वो जा सकते हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ अपने लोगों से, जी। जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। हुँ, हुँ। वो थोड़े फ़ैमिलियर हैं इस हुँ, हुँ। एनवायरनमेंट से। हुँ, हुँ। मगर काम तो उन्हीं को करना है, डिलीवर तो उन्हीं को करना है ना। जब तक वो नहीं होगा, जब तक उनकी किस्मत नहीं होगी, उनकी डेस्टिनी नहीं होगी, उनका हार्ड वर्क नहीं होगा, हुँ, हुँ। तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, आप किसी भी घर में पैदा क्यों ना हो जाएँ। पर सर नेपोटिज्म की वजह से सर कई सारे अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को बार बार मौका मिलता है और डिजर्विंग कैंडिडेट जैसे आपको सर जब आप इंडस्ट्री में आए आपको मन मुताबिक रोल्स नहीं मिले, काम नहीं मिला, स्ट्रगल्स हुआ। वहीं पे एक स्टार किड जिसको कई सारा काम मिलता है, जो हो सकता है पहली फिल्म में लोग उसे पसंद ना करें, हुँ, पर पहली कुछ फिल्में तो माफ़ होती हैं ना हुँ। उनको। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, मेरा ये कहना है कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपना काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जहाँ तक डिज़र्विंग, नॉन डिज़र्विंग की बात है तो ये दुनिया दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ फेयर प्लेस एंड एवरीबॉडी डज़न्ट गेट हिज़ ड्यू हुँ, एज़ वेल। जी, ये बात मैं ज़रूर मानूँगा कि टैलेंट को आगे आना चाहिए, टैलेंट को आगे लाना चाहिए। अगर टैलेंट इंडस्ट्री में है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वो टैलेंट सही जगह पहुँच नहीं पा रहा है। राइटिंग में भी बहुत टैलेंट है। बहुत सारे राइटर्स हमारे हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो श्री जी पे बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। वहाँ पे उनकी फ़िल्म बन रही है। लेकिन वो ऐसे टैलेंटेड लोग आखिर कैपेबल लोगों के पास कैसे पहुँचे? इसका कोई स्ट्रक्चर ढूँढना पड़ेगा। बिकॉज़ हो सकता है कि बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ में बैठे बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स ये सोच रहे हैं कि यार मेरे पास कोई टैलेंटेड बंदा है, मैं दूँ उसको काम। लेकिन उस तक वो पहुँच ही नहीं पा रहा है या ये उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कहीं तो कुछ है, क्योंकि टैलेंटेड लोगों की कमी जब नहीं है, तो अभी टैलेंटेड लोग क्यों नहीं आ पा रहे इंडस्ट्री में, कोई मुझे बताए। अभी हर दूसरी फ़िल्म हमको रीमेक करने की क्यों ज़रूरत क्यों पड़ रही है ज़रूरत साउथ की? क्या यहाँ हर कि मतलब दिमाग क्या घास चरने चला गया है? क्या खुद कोई कहानी नहीं लिख सकते? जी, मैं मतलब ये सब अपने आप को भी बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ कि आखिर कोई तो एक तरीका निकाला जाए जिससे टैलेंट आए इंडस्ट्री में और लोगों को अच्छी फ़िल्में देखने का मौका मिले। आज 12th फ़िल्म मैंने देखी, कितनी अच्छी फ़िल्म थी, छोटे जी, बजट की फ़िल्म थी, रियल लाइफ़ स्टोरी थी।
पर वो मजा आ गया देख के। तो ऐसी फिल्में भी तो बन रही है ना। अब कोई लिखेगा ऐसी फिल्म तो ही बनेगी ना। और अगर लिखा किसी ने, उसको कोई एक्सेप्ट करे, उसको उस पर कोई फिल्म बनाए, तब बनेगी। सही बात अच्छे एक्टर्स को आप लेके आओ थिएटर से, अच्छे एक्टर्स जो डिजर्व करते हैं, आप उनको अच्छी स्टोरी में डालो, आप देखो कितनी अच्छी स्टोरी बनती है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। आपकी सर इतनी बड़ी जो जर्नी रही है उसमें आपने टीवी में भी काम किया। करेक्ट। एक टाइम के बाद आपने टीवी से फिल्मों में स्विच किया। करेक्ट। वर्क कल्चर दोनों साइड का बहुत डिफरेंट है, तो उसके बारे में बताइए कि टीवी में काम करना और फिल्मों में काम करने में ज़्यादा डिफरेंसेस किस चीज़ में है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर डिफरेंस है बिल्कुल। जी। बिकॉज उनका वो आज शूट करते हैं और उनको आज रात को ही भेजना है क्योंकि कल टेलीकास्ट होना है। तो एक तरह से वो काफ़ी टाइम का उनके पास वो रहता है लिमिटेशन कि उनको इतने टाइम में 6 सीन, 8 सीन, 10 सीन शूट करके दे देना है। उसमें जो एक्टर्स जो सुबह से लेकर रात तक सीन पे सीन किए जा रहे हैं, वो भी एक तरह से सीजनड हो जाते हैं। उनको लगता है, मतलब दे स्टार्ट टू प्ले सेफ। मेरे पास भी ऑप्शन था जी। कि मैं सीरियल में महीने के 30 दिन दे दूं और मैं सेफ गार्ड कर लूं अपने आप को, पर मैंने वो नहीं किया। बिकॉज मुझे लगा अगर सीरियल में मैं ज़्यादा जाऊंगा तो उसके बाद फिल्म में आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे एक्टर्स ने वो किया, बहुत सारे एक्टर्स ने पहले पैसे कमाए, लेकिन जो सीरियल्स में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गए, उनको सिनेमा में काम नहीं मिल रहा है। ये भी एक सच्चाई है। तो ये स्विच जो आपने कहा मुझे, वो बहुत चैलेंजिंग था। जी। सीरियल से सिनेमा में आने का स्विच बहुत ही चैलेंजिंग था, बट समहाउ हो गया, बाय गॉड्स ग्रेस हो गया। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अभिमन्यु सिंह जो इतने अच्छे एक्टर हैं, वो खुद क्या फिल्में देखते हैं? किस जॉनर की फिल्में उनको पसंद हैं? क्या फिल्म मेकर्स उनको पसंद हैं? ये जानना चाहता हूँ मैं। मैं हर जॉनरा की फिल्म देखता हूँ। मैं वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ और हम्म। मैं क्लासिक देखता हूँ। और हिंदी सिनेमा के अलावा अगर मैं बताऊं आपको कि मेरी बहुत सारी फेवरेट फिल्म्स, तो मैं रॉबर्ट डिनीरो की सारी जी, फिल्में बताइए। देख चुका हूँ। टैक्सी ड्राइवर, हम्म। अवेकनिंग, डियर हंटर, शॉन पेन की फिल्म आई एम सैम मुझे बहुत आई पसंद एम है। सैम। डॉनी ब्रास्को, डॉनी ब्रास्को। डांसेस विद द वुल्फ, जितने क्लासिक मूवीज है, जायंट, जेम्स डीन, रॉक हडसन की, वहाँ से मैं शुरू करके हम्फ्री बोगार्ट, इन अ लोनली प्लेस, तो सारा कुछ मैंने देखा हुआ है। और सेवन, तो इस तरह की फिल्म्स मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं। गॉडफादर ऑफ कोर्स, स्कारफेस। जी जी, बिल्कुल। तो ये मेरा टेस्ट है। सर, एल पचिनो या रॉबर्ट डिनिरो? एल पचिनो। एल पचिनो। सर, पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि आपने अभी रॉबर्ट डिनिरो की बात की, पर आपके कैरेक्टर्स में मुझे पता नहीं क्यों एल पचिनो बहुत दिखता है। ये मेरा थैंक यू, थैंक पर्सनल यू, ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक सर, करंट लॉट के जो एक्टर्स हैं, इतने सारे अच्छे एक्टर्स आए हुए हैं, आपको किसी एक्टर को देख के लगता है कि यार ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये बंदा आगे जाके बढ़िया काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंसेज आपको पसंद हो, ऐसे एक्टर्स? रणबीर कपूर मुझे बहुत पसंद है, क्या बिकॉज बात मुझे लगता है कि वो एक कंप्लीट हीरो है। है। और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करता है। मुझे ये भी पता चला कि बहुत पंक्चुअल है, जी। डिसिप्लिन्ड है और बहुत पैशनेट है अपनी एक्टिंग को लेके। तो मेरा तो फेवरेट अभी इस टाइम पे वही है। आप उनके साथ काम करना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। सर, आपने इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, चाहे वो सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, मोहनलाल सर हो, रजनीकांत हो। तो सर, मैं ये चाहता हूँ सारे एक्टर्स से आप एक एक चीज़ क्या लेना चाहेंगे वो मुझे बताइए, और मैं सीक्वेंस से पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा ठीक है। सलमान खान। सलमान खान से मैं लेना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में इतने सालों तक कैसे रूल किया भाई, ये बता दीजिए। उन्हीं की तरह इतने सालों तक मैं भी रूल करूँ। जी। अक्षय कुमार। डिसिप्लिन। उनसे एक चीज़ मैं सीखूंगा ज़रूर, हम्म। वो है उनका डिसिप्लिन। सुबह वो जिस टाइम पे उनको उठना है उसी टाइम पे उठते हो, सनराइज से पहले, और शाम को जल्दी सो जाते हैं, पूरी तरह से फिटनेस में है। उनसे मैं डिसिप्लिन उठाऊंगा। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, एनर्जी, ही हम्म, इज गॉट टन्स ऑफ एनर्जी, या तो टोटली उससे करेक्ट। थोड़ी सी एनर्जी ली जा सकती है। मनोज बाजपेयी। एक्टिंग स्किल्स, ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। रजनीकांत। हम्बलनेस, ग्राउंडेडनेस,
कोई स्टार इंडिया का लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन, रजनी सर और मोहनलाल, यही तीन है। उसमें रजनी सर से जब मैं मिला और जब मैं उनको देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये रजनी सर इतने बड़े स्टार हैं और ये इतने हम्बल हैं, इतने ग्राउंडेड हैं, इनके शोल्डर्स ऐसे ड्रूप हुए हुए हैं। ये बात उनसे सीखने की है कि आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, आपको रहना हम्बल ही पड़ता है। पवन कल्याण। पवन कल्याण का भी हम्बलनेस बहुत ज़्यादा है और काइंडनेस है। ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, हेल्पफुल हैं। अगर किसी भी चीज़ की किसी को ज़रूरत हो तो उनसे मैं ये हेल्पिंग नेचर उठाना चाहूँगा। एंड सर लास्ट विजय। विजय, दो विजय के, एक विजय, विजय सेतुपति या विजय जिनके साथ मैंने काम किया था थलाइवा में। सर उन्हीं की बात कर रहा हूँ, हाँ तो, थालापति विजय जिनको हाँ कहते हैं जी। तो विजय बहुत ही कंट्रोल्ड एक्टर है। मतलब मैंने उसको कभी भी काम करते देखा तो उसको जितना करना है बस वो उतना ही करके वहां से वो निकल लेते हैं। मतलब वो काफी क्राफ्ट उनका कंट्रोल में है, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका क्राफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। सर क्राफ्ट की बातें कर रहे हैं हम। सर आप इतने ग्रे शेड्स के कैरेक्टर्स करते हैं, कई एक्टर्स की सबकी अपनी अपनी एक प्रोसेस होती है। कई एक्टर्स मेथड एक्टिंग की तरह एक्टिंग करते हैं, वो कैरेक्टर में घुसना पसंद करते हैं कि मैंने 10 दिनों तक अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। कोई ऐसा है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाला एक्टर होता है। आपकी अपनी क्या प्रोसेस है? मेरी प्रोसेस थोड़ी अलग रही है बिकॉज मैंने थिएटर जब किया तो मकरंद देश पांडे ने जो मुझे जिस तरह से ट्रेन किया, उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल ही अलग थी। उनका था कि एक्टिंग करी की विद्या है, वो करके आती है। सिर्फ एक्टिंग के बारे में डिस्कशन करके या उसके बारे में बातें करके या वर्ल्ड सिनेमा देख के एक्टिंग नहीं आएगी। जब स्टेज पे यहाँ पे उतरोगे, परफॉर्म करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपने हाथ का क्या करो, तुम्हारा पैर ऐसा टेढ़ा क्यों जा रहा है, तुम सीधे क्यों नहीं खड़े हो, तुम्हारी आवाज़ ऐसे क्यों निकल रही है, तुम एक्सेंट क्यों है तुम्हारे उसमें स्पीच में। जी। तो ये सब चीज़ें तब आपको पता चलने लगती हैं जब आप वहाँ पे ओपन अप होते हो। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि हर किसी का अपना क्राफ्ट है, और मेथड की जहाँ तक आप बात करते हैं तो सब कुछ मेथड ही तो है। जो आप एक्टिंग जिस तरह से आप करते हो वो मेथड है। जैसे मुझे ये सिखाया गया कि मैं अपने आप को परफॉर्मेंस पे थ्रो करूं, तो आप जब अपने आप को परफॉर्मेंस पे थ्रो करते हो तो आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे खुद ही शेप लेता है और खुद ही फ्लरिश होने लगता है। आप उसको ट्राई नहीं कर रहे हो बहुत ज्यादा कि मैं अपने परफॉर्मेंस को ऐसे बनाऊं। आपने ऑलमोस्ट अपने आप को छोड़ दिया वहां पे, एंड लेट इट टेक इट्स ओन शेप, लेट इट फ्लरिश, लेट इट अनफोल्ड। तो वो अपने आप फिर धीरे धीरे वो मेरा है। लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप अचीव करना चाहते हो तो कई बार आपको दूसरों को सरप्राइज करना है, लेकिन कई बार आपको खुद को भी सरप्राइज करना है। तभी आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। मेरे लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसा कुछ नहीं है। अगर मैं एक्टिंग करके घर पे लौटता हूँ तो कई बार मेरी वाइफ मुझसे पूछती है कि अभी भी तुम वही हो क्या। तो कई बार मैं घर पे रहता हूँ लेकिन मेरा दिमाग वहीं अटका हुआ रहता है। तो मैं कतई स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर नहीं हूँ, बिकॉज मैं जब स्टडी करता हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में वो थॉट्स आते रहते हैं और थोड़ा सा अपने आप को शट डाउन करने में मुझे वक्त लगता है। कैरेक्टर में घुस जाते हैं। कैरेक्टर में मैं घुस जाता हूँ। सर आपके कैरेक्टर्स की बात हो रही है तो मैं जानना चाहूँगा कि सर जो रक्त चरित्र में आपने बुक्का रेड्डी का कैरेक्टर किया, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है सर। क्योंकि बचपन में मतलब जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैं काफ़ी छोटा था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था सर उस कैरेक्टर से। मतलब आप मेरे साथ सामने आज बैठे हुए हैं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यही वो एक्टर हैं जिन्होंने इतना खूंखार इतना रोल किया। खूंखार कैरेक्टर प्ले किया। हाँ। तो उसकी सर कास्टिंग कैसे हुई, क्या प्रिपरेशन किया आपने, उसके बारे में हमें बताइए। उसकी कास्टिंग ऐसी हुई कि जब पूरी फिल्म बन गई, फिल्म कंप्लीट हो गई, शूटिंग खत्म हो गई, राम गोपाल वर्मा मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड रहे, बहुत जमा जमा के मुझे उन्होंने शूट किया। साउथ के ऑलरेडी आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को मेरे सीन दिखा दिए उन्होंने। उसके बाद एक दिन उनके ऑफिस में मैं गया और एक उनके असिस्टेंट ने मुझसे पूछा कि सर डू यू नो हाउ योर कास्टिंग वाज डन। आई सेड नो, प्लीज टेल मी, इनलाइटन मी। ही सेड सर हम लोग रण फिल्म का पोस्ट करके लौट रहे थे, सबको भूख लगी थी, राम गोपाल वर्मा अपनी टीम के साथ थे और उन्होंने बोला कि चलो खाना खाते हैं, और हम लोग इंडिगो करके रेस्टोरेंट था तभी, वहां पे आए, यही लोखंडवाला में ही। और वहां आए, वहां लंबी लाइन लगी हुई थी खाने के लिए। तो रामू जी गुस्सा हो गए, बोले खाने के लिए यू थिंक आई एम गोइंग टू वेट टू हैव डिनर।
लेट्स गो समवेयर एल्स। वो जाने लगे, जाते जाते अचानक उनकी नज़र मुझ पे पड़ी और मैं सरगम अपनी वाइफ के साथ बैठ के डिनर कर रहा था और पूरा क्लीन शेवन, मैं एक बहुत डिसेंट दिख रहा हूँ, और वहाँ पे राम गोपाल वर्मा की नज़र मुझ पे पड़ी और वो सडनली रुक गए और उन्होंने अपने उसी असिस्टेंट को बोला कि हु इज़ दिस बॉय। तो he said कि his name is Abhimanyu Singh and he's an actor and recently he's done this film called Gulal for which he's getting very good reviews Yes. from critics and all. So he said okay, and then he told him that okay, I think I have found my book already. Call him tomorrow in the office. Okay. This is crazy, sir. This is crazy, but now the thing, अब ये 1.5-2 घंटे पहले मैं और मेरी बीवी डिनर करने निकलते हैं और हम मैरियट जा रहे हैं, कहीं और जाने का प्लान है, और सडनली इंडिगो हम क्रॉस कर रहे हैं तो सरगम सेट की स्टॉप हियर, लेट्स हैव डिनर हियर बिकॉज दिस इज अ वेरी हैपनिंग प्लेस दीज डेज। तो वहां गाड़ी रोक के हम लोग अंदर गए क्योंकि तभी क्यों नहीं था, हम लोग अंदर जाके बैठे और फिर 1-1.5 घंटे के बाद रामू जी वहां चले आए। तो ये क्रेडिट सरगम को जाता है मेरी वाइफ को कि मुझे उस रेस्टोरेंट में लेके गई और वहां पे नजर पड़ी। ये लगता सच नहीं है मगर यही सच है, बिकॉज मुझे खुद को ही नहीं पता था। जब उस असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे बोला तो मुझे पता चला, और तब तक राम गोपाल वर्मा ने मेरी कोई फिल्म नहीं देखी थी। गुलाल को रिलीज हुए तब मेरे ख्याल से 1 ही हफ्ता भी हुआ था, तो उन्होंने गुलाल भी नहीं देखी थी तब तक उनको पता ही नहीं था कि मैं एक्टर हूँ। अगर मैं एक्टर नहीं भी होता तो हो सकता है वो मेरी कास्टिंग कर लेते वहां पे, पता नहीं क्यों, और इतने खूंखार रोल में, जबकि मैं क्लीन शेवन बैठा हुआ, ऐसा भी नहीं कि दाढ़ी वाड़ी में बैठा हुआ हूँ। तो उनकी नज़र ऐसी पारखी नज़र थी। सर क्रेडिट आपकी वाइफ को, कोइंसिडेंस कह लो या डेस्टिनी सर, कैरेक्टर आपको मिलना था तो आपको मिला। रामू जी के साथ सर आपने काम किया, इतने सीजन डायरेक्टर हैं सर, तो उनकी क्या ऐसी आपने उनकी प्रोसेस देखी जो इनको एक इतना ही सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर बनाता है? क्या उनका प्रोसेस है? उनका प्रोसेस बहुत बेहतरीन हुआ करता था। मतलब वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकते थे। वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जो किसी भी एक्टर को चमका सकते थे। चलते सीन में अगर किसी एक्टर ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो बहुत खुश हो जाते थे और वो उस कैरेक्टर को बढ़ाने लगते थे। तो राम गोपाल वर्मा एक ऐसे डायरेक्टर थे जो एक्टर्स के लिए वरदान थे। अगर आप अच्छे एक्टर हो और अगर आप राम गोपाल वर्मा के साथ काम कर रहे हो तो आपको किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ देख लेंगे और वो आपसे बेस्ट निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो उस वक्त बहुत फॉर्म में भी थे। ही वॉज एट हिज बेस्ट। मुझे याद है कि उनके ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी रहती थी। एक्टर्स उनसे एक बार मिलने के लिए लिटरली मरते थे कि एक बार बस मिल ले ही। उनका काम करने का स्टाइल बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक लगा मुझे, बिकॉज वो ऑन द स्पॉट चीजों को करते थे। वो वहां जाके देखते थे कि यहां पे मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूं। और एज एन एक्टर अगर आपने उनको जैसा वो चाह रहे हैं वैसा करके दे दिया तो लाइफ लॉन्ग वो आपकी मुरीद हो जाते हैं। वो आपको कभी नहीं बताते कि आपको ये एक्टिंग कैसे करनी है या आप कैसे करो, या अगर आप उनको पूछो कि सर मैं ये ऐसे कर दूं तो वो लाइक नहीं करते। वो बोलते हैं मुझे करके दिखाओ। मगर आपने करके दिखा दिया तो उनकी समझ बहुत हाई लेवल की है। वो समझ जाते हैं कि एक्टर कितने पानी में है। तो उनके साथ काम करना एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। सर मैंने नोटिस किया कि आपने बार बार बोला कि रामू जी एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर थे। आपको क्या लगता है अभी नहीं है सर? मतलब अभी बहुत टाइम से तो कुछ बनाया नहीं है उन्होंने। मैं पूरी तरह से प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि वो वापस से बेहतरीन फॉर्म में आए और कुछ बेहतरीन फिल्में बनाएं, बिकॉज वी आर लिटरली डाइंग टू सी हिज फिल्म्स। बिल्कुल सर। वंस अगेन। सर मेरा सेम सवाल अनुराग कश्यप के लिए है। आपने उनके साथ इतना बेहतरीन कैरेक्टर रनसा किया गुलाल में, उनकी क्या प्रोसेस थी? आई एम श्योर कि प्रोसेस तब से लेके अब तक चेंज हो गई होगी, बट वो एक मैं गुलाल कैसे बनी, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, गुलाल भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही, बिकॉज उस वक्त सब लोग जले हुए भुने हुए
किसी के पास कोई काम नहीं, सबको अपना टैलेंट दिखाना है, और हम लोग सब लोग साथ में थिएटर कर रहे हैं। वहाँ से गुलाल का पनपना शुरू हुआ। और ऑफ कोर्स झामू सुगंध कर रहे थे इसको प्रोड्यूस, तो फिल्म तो शुरू हो गई। फिर बाद में एज यू नो झामू जी डाइड एंड द फिल्म स्टॉप्ड। तो मुझे याद है कि हम लोग सारे थिएटर के लोग, जितने एक्टर्स थे जिन्होंने गुलाल में छोटे छोटे रोल किए, हम सारे के सारे एक ही थिएटर ग्रुप के थे, और वो था अंश थिएटर ग्रुप। तो पूरी गुलाल अंश थिएटर ग्रुप है। क्या बात। के मेनन के हमारे सीनियर एक्टर, हमारे ही ग्रुप के, वो सारे लोग वहीं से उठा के अनुराग ने उधर गुलाल में लगा दिया। हम लोग सब लोग उसके आगे पीछे करते हुए हम लोग उस फिल्म को पूरा कंप्लीट करने में लगे हुए। मुझे याद है कि एक बार मुझे सांभर रेगिस्तान में लेके जाया गया, और वहाँ जब पैकअप होने लगा तो मैंने पूछा कि रुकना कहाँ है भाई? तो उन लोगों ने बोला धर्मशाला में रुकाया है। मैंने कहा धर्मशाला? क्योंकि बचपन से मुझे धर्मशाला नाम से नफरत है। बचपन में कोई बबलू भैया थे, वो मुझे धर्मशाला में रुका दिए बिहार में शादी में। तब से मुझे चिढ़ हो गई धर्मशाला नाम से। तो मैंने कहा मैं धर्मशाला में तो नहीं रुकूंगा। तो बोला कोई जगह ही नहीं है, अनुराग भी वहीं रुक रहा है, सब लोग वहीं रुक रहे हैं, तो तुम कहाँ रुकोगे? मैंने कहा मैं यहीं रुकूंगा। तो एक वैनिटी वैन थी पूरे रेगिस्तान में उधर। बोला कुछ फॉक्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये वैनिटी वैन है ना, दरवाज़ा बंद कर लूँगा मैं। और मैं 3 दिन उसी रेगिस्तान में वो वैनिटी वैन में अकेले सोया। और सुबह उठ के जब ये लोग आते थे वहाँ सेट पे, तो मैं नहा रहा होता था वहाँ से पानी वानी निकाल के अकेले। तो एक्चुअली मैं रणसा जैसा जीने लगा वहाँ पे 2-3-4 दिन। और ऐसे फिर वो फिल्म बंद हो गई। फिर बंद हो गई, 1-1.5 साल तक वो बंद रही। ऐसा लगा कि वो फिल्म कभी आ नहीं पाएगी। फिर वापस से समहाउ फिल्म रिवाइव हो गई और आ गई थिएटर में, और लोगों को अच्छी भी लगी। और मेरा एक तरह से एज एन एक्टर रिकॉग्निशन, पहला रिकॉग्निशन मुझे गुलाल से ही मिला, मुझे लगता है। सर कुछ जितने भी आज न्यू एज फिल्म मेकर्स हैं, चाहे फिर वो वासन बाला हो, संदीप रेड्डी वांगा हो, आपके फेवरेट फिल्म मेकर्स जो न्यू एज फिल्म मेकर्स हैं वो कौन से हैं? आप जिनके साथ काम करना चाहें, जिनकी फिल्म देख के आपको लगा कि भाई यार ये सॉलिड डायरेक्टर है, इनकी फिल्म में मैं करना चाहूँगा। जैसे नितेश तिवारी जी। हाँ, मतलब मैं उनके साथ बिल्कुल काम करना चाहूँगा कभी भी, किसी भी लेवल रामायण पे। बना रहे हैं सर वो। हाँ, रामायण बना रहे हैं। पृथ्वी जिसके साथ अभी हम पुराण की पृथ्वीराज। यंग ब्रीड में मैं बोलूँगा कि वो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। ऑफ कोर्स जी, जी, संदीप वांगा रेड्डी मेरे फ्रेंड है, मेरी बिल्डिंग में कभी कभी आते हैं, मिलते हैं मुझसे, क्या बात। वो भी बेहतरीन डायरेक्टर हैं। फिर जिन्होंने सुल्तान डायरेक्ट की थी, सॉरी, अली अब्बास जफ़र, जी, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन काम करता है वो लड़का। काफ़ी अच्छे यंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं। भव धूलिया है, तिग्मांशु धूलिया का भांजा, जिन्होंने मेरे साथ खाकी वेब सीरीज़ बनाई थी। यस। नीरज पांडे हैं। नीरज पांडे हैं। हाँ, नीरज पांडे की लास्ट फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन वो एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। Without a doubt। और उन्होंने धोनी से लेके स्पेशल 26 से लेके क्या क्या फिल्में बनाई हैं। राजकुमार संतोषी राजकुमार। मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, जिनके साथ अभी मैंने फिल्म लाहौर 1947 ख़त्म की है। क्या बात है सर। आमिर खान प्रोडक्शन की, वो आने वाली है सनी देओल के साथ। सनी देओल सर के साथ। तो लंबी लिस्ट है काफ़ी। संजय लीला बंसाली हैं, उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ रामलीला में। काफ़ी छोटा शिमित अमीन मुझे बहुत अच्छा डायरेक्टर लगता है। काफ़ी टाइम से वो उन्होंने कोई फिल्म की नहीं है। शिमित अमीन, जिन्होंने चक दे इंडिया बनाई थी। हाँ, और अब तक 56 बनाई थी। अब तक 56 बनाई थी। वही बहुत बेहतरीन डायरेक्टर लगते हैं मुझे। आपने इतने फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। राम गोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप दो ऐसे फिल्म मेकर्स हैं मेरी नज़र में जो आपको बहुत ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर्स जिन्होंने दिए। सर राम गोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप दोनों में से आपको किसी एक को चूज़ करना है, और क्यों? एक ही को चूज़ करना है? जी सर। ओके, तो राम गोपाल वर्मा। और क्यों सर? क्यों नहीं? नहीं सर, रीजन दीजिए सर। रीज़न एक हो तो बताए। बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो यही कि राम गोपाल वर्मा गुरु हैं और उन्हीं का चेला है अनुराग, तो यही पहला रीज़न हो गया। और बाकी की रीज़न मैं ना बताऊं तो बेटर है। फेवरेट फिल्म ऑफ अनुराग कश्यप? गुलाल नाम नहीं ले सकते सर? नहीं, गुलाल नहीं, उसकी फेवरेट फिल्म है ब्लैक फ्राइडे। मेरी फेवरेट फिल्म उसकी ब्लैक फ्राइडे। फ्लॉलेस फिल्म है, क्योंकि
उसका जो नॉवेल है जैदी का, वो इतना बेहतरीन लिखा हुआ था। उसके अलावा जिस तरह से उसने कास्टिंग की और वो फिल्म बनाई है, इट इज़ पवन जी जस्ट ने क्या काम किया क्या है। काम किया पवन मल्होत्रा ने, कमाल। रामू जी की फेवरेट फिल्म मतलब रामू जी आपकी। की फेवरेट फिल्म शिवा। शिवा। हाँ, जब नया आइकॉनिक नया है। होश संभाला था आइकॉनिक। और वो देखा फिल्म तो दिमाग के पर्दे उड़ गए। हालांकि ना हीरो को जान रहा था ना हीरोइन को जान रहा था। पटना में ये फिल्म देखी थी हमने, और उस वक्त वो फिल्म ने हंगामा खड़ा कर दिया था। जबकि कोई, मतलब नागार्जुना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिहार में नहीं साउथ जानते एक्टर्स को तब लोग नहीं देखते थे। नहीं जानते। उनकी फिल्में भी नहीं आती थी, सिर्फ कमल हसन की आती थी फिल्में, हम्म, उनके बारे में सबको पता था। चिरंजीवी की आती थी, ऑफ कोर्स रजनीकांत सर की आती थी, बट नागार्जुना सर की पहली बार हमने देखी और हम काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए उससे। ये हमारा सर लास्ट सेगमेंट है। इसको हम बोलते हैं द हैशटैग शो। ओके। तो सर मैं एक्टर्स के नाम लूंगा और हम्म। आपको उनको हैशटैग्स देने हैं। और जो पहला वर्ड आपके मन में आए आप वो बोल दीजिएगा। सलमान खान। भाईजान। रणवीर सिंह। छोटा भाई। मनोज बाजपेयी। बड़ा भाई। इरफान। इरफान खान। इरफान खान। वो भी मेरे बड़े भाई जैसे ही थे। बच, गुरु। बच्चन साहब। गॉडफादर किंग। मार्लन ब्रांडो। गॉडफादर किंग। एल पचिनो। बॉस। नसीर साहब। एक्टर। ओमपुरी साहब। एक्टर। अक्षय कुमार। एंटरटेनर। मोहनलाल। लिविंग लेजेंड, लेजेंडरी एक्टर। थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। अब आप मुझे बताइए आपके आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं। ओके, आने वाली एक कॉमेडी फिल्म है, क्रैश बूम बैंग। ओके। हो सकता है उसका नाम बदल जाए। पटना का ही डायरेक्टर है अभिषेक, उसने डायरेक्ट किया। बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब कॉमेडी में बहुत टाइम के बाद पब्लिक ऐसी फिल्म देखेगी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी फिल्म आने वाली है मेरी, वो है लाहौर 1947, आमिर खान प्रोडक्शन। मैं, सनी देओल, शबाना जी और प्रीति जिंटा क्या जी, बात है। ये दो फिल्में हैं। और ओजी पवन कल्याण सर के पवन साथ एक कल्याण तेलुगु मूवी। फिल्म कर रहा हूँ, वो भी पाइपलाइन में है। कुछ दिनों की शूटिंग बची है, वो भी फिल्म रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा एक कोकेन करके फिल्म है जो मेन लीड में मैंने किया है, जिसको मेरी वाइफ ने को प्रोड्यूस किया है। वो फिल्म कंप्लीट हो गई है और वो भी बहुत जल्दी किसी वेब प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। थैंक यू अभिमन्यु सर अपना थैंक टाइम देने के लिए। थैंक एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ दोस्त सर। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर।